भारतीय हिंदी सिनेमा की अगर सबसे कल्ट क्लासिक फिल्म की बात की जाए तो ज्यादातर लोग कहेंगे गाइड। गाइड अपनी स्टोरी की वजह से, गाइड के अंदर जो कलाकारों की परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से, और गाइड का सबसे मजबूत पक्ष जो था वो उसका मधुर संगीत था। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। जिस तरीके से एस डी बर्मन ने उसमें संगीत दिया था, जिस तरीके से शैले ने उसके गाने लिखे थे, और जिस तरीके से उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे और खुद एस डी बर्मन ने अपनी आवाज़ें दी थी। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। उसने ही उस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया। लेकिन आपको इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। फिल्म गाइड, इसको शुरुआत में कहा गया था कि ये देवानंद का पागलपन है, क्योंकि इसका एक इंग्लिश वर्जन बना था जो कि यूएस में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। अब जब हिंदी वर्जन बनने का आया तो सभी ने मना किया देवानंद से कि तुम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा रहे हो और ये फिल्म नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये आर के नारायण की उपन्यास पर आधारित है और उपन्यास पर आधारित ज्यादातर फिल्में जो है वो क्लासिक फिल्में तो बनी है, आर्ट फिल्में तो बनी है, लेकिन वो कॉमर्शलाइज हिट नहीं हुई हैं। लेकिन देवानंद ने फैसला कर रखा था कि वो हिंदी वर्जन बनाएंगे जरूर, और इस बार उनकी पसंदीदा हीरोइन वहीदा रहमान इस फिल्म में जरूर रहेंगी। देवानंद चाहते थे कि फिल्म का निर्देशन वो करे जिससे उनका पूरा उस फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस रहे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने भाई चेतन आनंद से बात की। वो तैयार भी हो गए, लेकिन कहते हैं कि इसी बीच में चेतन आनंद को लद्दाख में शूटिंग करने की परमिशन मिल गई, और वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ना, हकीकत, उसको शूट करने के लिए फौरन लद्दाख निकल गए। अब फिर से जो है वो उसके डायरेक्टर की जो है खोज शुरू होती है, तो राज खोसला से बात करते हैं, लेकिन वहीदा रहमान को जब ये बात पता चलती तो वो अड़ जाती हैं और कहते हैं नहीं नहीं, इस फिल्म का अगर वो निर्देशन करेंगे तो मैं फिल्म नहीं करूँगी। अब अपने वो भाई विजय आनंद यानी कि गोल्डी आनंद से बात करते हैं, और गोल्डी आनंद का निर्देशन तो आप सभी जानते हैं, क्या शानदार शानदार फिल्में उन्होंने दी हैं अपने भाई के साथ। तो अब ये बात तय हो जाती है। अब फिल्म के जो गाने लिख रहे थे वो हसरत जयपुरी साहब लिख रहे थे, फिल्म का जो संगीत दे रहे थे वो देवानंद के जो सबसे फेवरेट संगीतकार थे यानी कि एस डी बर्मन साहब, दादा संगीत दे रहे थे। फिल्म शुरू होती है, इससे पहले ही दादा को हार्ट अटैक पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। देवानंद साहब और गोल्डी आनंद उनको देखने गए तो एस डी बर्मन साहब ने बड़ी अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि यार आप कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर देख लो, मेरी हालत बड़ी खराब है, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे संगीत दे पाऊंगा। तो देवानंद साहब ने कहा नहीं, देखिए जो मेरे दिमाग में जो फिल्म, उसका संगीत तो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते, आप जब तक जो है स्वस्थ होते हैं मैं इंतजार करूंगा, लेकिन इसका म्यूजिक आप ही देंगे। एस डी बर्मन साहब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि एक शर्त, आप एक ऐसा म्यूजिक बनाएंगे जिसको हमेशा और हमेशा हिंदी फिल्मों के चाहने वाले उसको याद रखें, उसका संगीत इस तरीके से बनना चाहिए। एस डी बर्मन साहब ने मन ही मन वादा कर लिया और उन्होंने हॉस्पिटल के बेड से ही उस फिल्म का धुनें बनाना शुरू कर दी। अब फिल्म का सबसे पहला गाना कंपोज होना था। हसरत जयपुरी साहब को, फिल्म के जो निर्देशक थे गोल्डी आनंद, उन्होंने एक नज्म सुनाई। नज्म के बोल थे कि न तुम वो न तुम रहे, न हम वो न हम रहे, दो कदम साथ चले नहीं कि रास्ते बदल गए। उसके बाद हसरत जयपुरी साहब को धुन सुनाई और कहा कि इस पे आपको गाना लिखना है। वो गाना तब पिक्चराइज होना था जब जो फिल्म का जो मेन कैरेक्टर था राजू गाइड यानी कि देवानंद, उसका सब कुछ जो है छिन जाता है, उसकी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, वो जिससे प्यार करता है रोजी वो उससे दूर जाने लगे। तो हसरत साहब गाना लिख के लाए और उसके बाद वो गाना कंपोज हो गया, उसको रफ़ी साहब ने गाया और उसके बाद 2-4 दिन गुजर गए। फिर एक दिन एस डी बर्मन साहब फोन करते हैं हसरत साहब को कि आपसे मिलना बहुत जरूरी। साहब कहते हैं कोई खास बात है दादा? वो कहते हैं आप जो है स्टूडियो आ जाए। हसरत साहब जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो गाना आपने लिखा है ये चल नहीं पाएगा, आपको फिर से गाना लिखा। अब हसरत जयपुरी कहते हैं अरे तो रफ़ी साहब गा चुके हैं और सबको पसंद आया, अब क्या ऐसा? कहते नहीं नहीं, इसको चेंज करना। उन्होंने कहा वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो है दोनों लोगों को, ना देव साहब को पसंद आ रहा है और ना गोल्डी साहब को पसंद नहीं आ रहा है, इसके कुछ बोल आप फिर से लिख के लाइए। अब हसरत जयपुरी उस जमाने के बहुत बड़े गीतकार थे और उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर से इसमें ऐसा क्या लिखूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिल्म का जो कैरेक्टर है उससे ये मेल नहीं खा रहा। अब एस डी बर्मन से हसन साहब ने कहा कि वो राजू गाइड, मैंने पूरी उपन्यास पढ़ी है, वो राजू गाइड जो उसकी
फिल्म का कैरेक्टर है जो उसकी हीरोइन है रोजी, उसकी कमाई खाता है एक भड़वे के लिए कि मैं इससे अच्छा क्या लूं। अब इतनी सख्त बात उन्होंने ये जुमला कह दिया, ये बात पहुंची गोल्डी आनंद और देव आनंद तक, तो दोनों बहुत नाराज हो गए। और गोल्डी आनंद ने देव साहब से कहा कि अब ऐसे आदमी से हम कैसे आगे काम लेंगे जो इस तरीके की भाषा बोल रहा है। बात बिगड़ गई और कहा गया कि जो है नहीं, अब आगे हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। हसन साहब भी अड़ गए क्योंकि बातचीत हो ही चुकी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हम पूरा जो है कंपनसेशन लेंगे। और सब पता किया गया तो पता चला कि जो है 500 रुपए उस जमाने में हसन साहब लेते थे, लेकिन इस तरीके से जो एग्रीमेंट हुआ था वो ब्रेक होगा तो करीब 25,000 का जुर्माना देना पड़े। देव आनंद ने उसी वक्त 25,000 रुपए की चेक काटी और हसरत साहब को भिजवा दी। अब ये बात जब उनको पता चली तो साहब उन्होंने कहा कि नहीं, आप चेक वापस ले लिए, लेकिन बात बनी नहीं। और देव साहब ने कहा कि नहीं, अब तो मुश्किल है, हम आप साथ में काम नहीं कर पाएंगे। अब ये हुआ कि किससे काम कराया जाए, तो फिर चयन हुआ शैलेंद्र साहब। शैलेंद्र के साथ पहले भी एक फिल्म काला पानी में काम कर चुके थे और शैलेंद्र जो जिस तरीके से भावपूर्ण गाने लिखते थे वो देव साहब के दिमाग में भी था, तो वो बुलाया गया और वही पहला गाना कहा गया कि इस पे आप लिखिए, नज्म के ऊपर आप लिखिए। शैलेंद्र साहब ने कुछ वक्त लिया टहलते हुए और उसके बाद उन्होंने सुनाया कि दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए। फिर क्या था, ये पहला गाना कंपोज हुआ और फिर रफी साहब ने जो इस गाने में अपना दर्द उंडेल दिया, बहुत ही खूबसूरत गाना बना। दिन ढल जाए है रात न जाए। अब फिल्म आगे बढ़ती है, फिल्म के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बातें होती हैं, दूसरे गाने लिखे जाते हैं और रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे और खुद SD बर्मन ने इसके गाने गाए थे। और क्या खूबसूरत गाने बनते गए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। शुरू में लोगों ने इस फिल्म को नकार दिया। लोगों का कहना था कि मतलब फिल्म के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई थी उसमें दिखाया गया था कि रोजी एक जो नृत्य करती है बड़े बड़े घरानों में, उस जमाने में उसको तवायफी माना जाता था, फिर वो इज्जत पाने के लिए शादी कर लेती है एक बड़े सेठ से और उसके बाद फिर उससे अलग हो जाती है और उसको छोड़ के आती है और अपना राजू गाइड से मिलती है। फिर लिव इन रिलेशनशिप में दिखाया गया था कि उसके साथ रहती है और राजू उसकी मदद करता है उसका करियर बनाने में। तो ये उस जमाने में इसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था फिल्म की स्टोरी लोगों के समझ में आ रही थी और इस फिल्म के गाने धूम मचा रहे थे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। फिर उस दौर में पहुंचती है जब रोजी अपने पति को छोड़ के आती है राजू गाइड के साथ और उसके बाद उसको उसकी सारी खुशियां मिलने लगती हैं। जो उसका शौक था, उसका नाच गाना, जो उसका शौक था, जो उसका टैलेंट था, वो उसको मिल जाता है राजू गाइड के साथ और उसका जो साथ मिलता है तो बड़ी खुश होती है। इस सिचुएशन पे गाना लिखना था। शैलेंद्र साहब ने जो गाना लिखा था और लता जी ने जो वो गाना गाया था, आज फिर जीने की तमन्ना है। क्या खूबसूरत गाना। इसी तरीके से किशोर दा ने गाया। गाता रहे मेरा दिल। फिल्म के अंदर 10 गाने थे और जो SD बर्मन साहब ने गाया था, वो जो कैरेक्टर था राजू का, जब उसकी बीवी छोड़ के चली जाती है, उसके दोस्त यार अलग हो जाते हैं, उसकी माँ छोड़ के चली जाती है और वो बैठा होता है जहाँ पे ना कोई रास्ता होता है, एक लाइट जल रही है। वो लाइट मतलब ऐसा है कि उसके जीवन में अंधेरा हो चुका है, उसकी तरफ देखता है, उसके बाद अपने आप से सवाल कर रहा होता है। SD बर्मन साहब ने फिर उसमें अपनी आवाज दी। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। शैलेंद्र साहब ने वो गाने लिखे थे इस फिल्म के अंदर कि सभी गाने बहुत सुपर डुपर हिट हुए थे और इस फिल्म को छोड़ने का हमेशा हसरत साहब को बहुत ही अफसोस रहा और वो हसरत भरी निगाहों से देखते रहे कि उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे, लेकिन ये फिल्म जो भारतीय हिंदी सिनेमा के सबसे कल्ट क्लासिक मूवी थी, उसके गाने न लिख पाने का हसरत साहब को हमेशा बहुत अफसोस रहा। उनके दिल में ये हसरत ही रह गई। तो मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे थे रील की रियल स्टोरी। इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है, इसकी स्टोरी के बारे में या इससे जुड़े हुए कोई रोचक तत्व के बारे में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।